देखिए, हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट को एनालाइज करने की और इसके लिए बैलेंस शीट के एक एक एलिमेंट्स को समझ रहे हैं कि उसका मीनिंग क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और कैसे उसको एनालाइज करें। तो आइए बैलेंस शीट के केस में इसी पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी और ये इस सीरीज का पार्ट 4 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड पेबल्स, अदर लायबिलिटीज, बोरिंग्स, एडवांस रिकवरेबल, इनको हम कैसे एनालाइज करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेड पेबल और अदर लायबिलिटीज की, अदर करंट लायबिलिटीज की, तो इसका मतलब क्या है। ट्रेड पेबल कब जनरेट होता है? जब हम उधार में माल खरीदते हैं, जब हम परचेज करते हैं उधार में, तो हमारे ऊपर एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो जाता है। मतलब हमारे एक ड्यूटी बन जाती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट की हमने उधार में माल खरीदा है, अब हमें पेमेंट करनी है। तो इस टर्म को हम कहते हैं ट्रेड पेबल, कि आपने बिजनेस में ट्रेड किया है, उधार में माल खरीदा है और अब आपको पेमेंट करनी है। अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है, अगर उनका करंट मैच्योरिटी पीरियड आ गया है, वो अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक लोन था जिसकी पेमेंट आपको 5 साल बाद करनी थी, बट अभी 5वां साल ही चल रहा है, तो उसका अगर करंट मैच्योरिटी पीरियड आ गया तो वो अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगी। दूसरा इसमें होता है स्टैट्यूटोरी ऑब्लिगेशंस। जैसे एक पर्टिकुलर साल में जो पीएफ, ईएसआईसी, ये सब होता है, वो आपका अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट होती है। इस केस में हमें एक बात देखने की जरूरत है, अनकंडीशनल राइट टू डिफर्ड सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर कोई ऐसी बोरिंग है जिसको हम 12 महीने से ज्यादा डिफर कर सकते हैं, 1 साल से ज्यादा हम उसको डिफर कर सकते हैं, और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है हमारे ऊपर, हम जब चाहें उसको डिफर कर सकते हैं, तो उसको हम अदर करंट लायबिलिटी में कंसिडर नहीं करेंगे। अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए, कंडीशन के साथ कि ठीक है हम आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर देंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देंगे, वो अगर कर रहे हैं तो वो ठीक है, तब आप उसको करंट लायबिलिटी का अदर का पार्ट बता सकते हैं। कैसे इसको एनालाइज करें? अब देखिए, पेमेंट अगर ड्यू होती है उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल, जैसे रेंट जो है, जनरली अगर माने उसका आउटस्टैंडिंग होता है लेट से 1 महीने 2 महीने के लिए, तो अगर नॉर्मल पीरियड में वो पर्टिकुलर एक्सपेंस जो है आउटस्टैंडिंग है वो ठीक है, बट अगर उससे ज्यादा होता है तो ये हो सकता है कि बिजनेस के पास उतने फंड्स नहीं है पेमेंट के लिए, और ये एक अर्ली वार्निंग साइन है। कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि नॉर्मल पीरियड से ज्यादा है? इसके लिए ईयर वाइज कंपेयर करें कि हर साल कैसे स्ट्रक्चर वर्क कर रहा था, कैसे वो एक्सपेंस की पेमेंट हो रही थी, और इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज जो है वो कैसे मैनेज कर रही है। इसको आप रिलेटेड सेक्शन से भी लिंक कर सकते हैं। जैसे ट्रेड पेबल जनरेट होता है जब हम उधार में माल खरीदते हैं, तो ये देखें कि मंथली एवरेज परचेज निकाल ले कि एवरेज मंथ की कितनी परचेज है, ट्रेड पेबल से उसको डिवाइड करें तो इससे आपको पता लग जाए कि कितने महीने का ट्रेड पेबल पेंडिंग है। ऐसे ही एवरेज मंथली एम्प्लॉय कॉस्ट निकाल लें, टोटल जो आउटस्टैंडिंग है उससे डिवाइड करें, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कितने टाइम की जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। तो इससे आप रियल पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बोरिंग्स को कैसे एनालाइज करें। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बोरिंग्स का मतलब क्या होता है? बोरिंग का मतलब होता है जब उधार लिया है, तो ये एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है क्योंकि आपने फाइनेंस करवाया बिजनेस को और एक लायबिलिटी जनरेट हुई है। मतलब लोन लेते हैं अगर बिजनेस, अब ये जर्नल के लिए भी हो सकता है कि उस लोन के अमाउंट को कहीं भी यूज कर सकता है बिजनेस फ्रीली, या फिर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोन लिया है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट की, तो इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाए, ये बताया जाएगा कि सिक्योर्ड कितना है। लोन जो है अगर उसको गारंटी दी गई है बाय डायरेक्टर्स या फिर अदर्स, और ये भी देखा जाएगा कि जो लोन है, लोन देने से पहले ये देखेंगे कि क्या जिसको लोन दिया जा रहा है, जैसे कंपनी जो लोन ले रही है, उन्होंने पहले कोई डिफॉल्ट किया है एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट। इसका मतलब क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल, एक पूरे साल में कभी हो सकता है 1 महीने 2 महीने में डिफॉल्ट हुआ हो, बट उसके बाद अगर बैलेंस शीट डेट जब आप बुक्स को क्लोज करें एक पर्टिकुलर ईयर की, उस टाइम पर कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो उसको आप बोरिंग का डिफॉल्ट कंसिडर नहीं करेंगे। बट बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर ईयर की क्लोज करने के बाद भी अगर कोई डिफॉल्ट निकलता है, उसको आप कहेंगे कि हाँ ये डिफॉल्ट इन बोरिंग है। कैसे इसको एनालाइज करें? इसमें आप देखेंगे बिजनेस की टोटल वॉल्यूम कितनी है, सेल परचेज कितनी है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस की सेल है वो 1 करोड़ 2 करोड़ है,
और लोन लिया जा रहा है 200 करोड़ का, तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे बिजनेस की वॉल्यूम कितनी है, उसके बाद देखेंगे जो रियल वैल्यू है सिक्योरिटी की वो कितनी है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन पे फोकस करेंगे। जैसे अगर कोई लोन है जो कंपनी सिक्योर करवाती है किसी एसेट के थ्रू, तो उस एसेट्स की रियल वैल्यू देखेंगे। अब लैंड के केस में कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को लगता है कि ये जो लैंड है अभी वो दिखा रही है 20 लाख की, बट इन फ्यूचर उसकी वैल्यू हो जाएगी 60। तो कई बार क्या होता है कि उसकी वैल्यू 20 दिखा के उसको शिफ्ट करा देती है कि हमने आपको लैंड दी थी उसकी वैल्यू 20 लाख थी, अब लैंड की जगह हम दूसरी एसेट दे रहे हैं, अब लैंड को फ्री कर दो। तो उस केस में बिफोर रिलीजिंग ये देखना होगा कि एक्चुअल में उसकी कितनी वैल्यू है। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन इसमें बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। अगर कंपनी उधार ले रही है, बोरिंग ले रही है, तो उसका पर्पस क्या है, किस लिए लिया जा रहा है। कोई उससे एसेट जनरेट हो रही है तो उसका एक्चुअल में क्या यूज है, क्या उसकी नीड है। और ये देखना होगा करंट मार्जिन के साथ। मतलब फॉर एग्जाम्पल टोटल प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल कंपनी का है 100 रुपीज, और बोरिंग का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 80 रुपीज। तो दैट मीन्स प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा पार्ट इंटरेस्ट में जा रहा है। तो बाकी जो पेमेंट्स है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो अल्टीमेटली बिजनेस को प्रॉब्लम करेगा। तो ये देखना होगा कि मार्जिन कितना है, प्रॉफिट कितना है, क्या उस प्रॉफिट के हिसाब से बोरिंग देना जस्टिफाइड है या नहीं। इसके लिए अदर फैक्टर्स को देखते हैं। इसमें यह भी देखा जाएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी अपने ही रिलेटेड पार्टी से लोन ले रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट हो सकती है। कंटीजेंट लायबिलिटी की डिटेल्स देखनी पड़ेंगी। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में आ सकती है। तो कंपनी अगर लोन ले रही है, लग रहा है कि प्रॉफिट है, बट हो सकता है बहुत सारी उसके ऊपर कंटीजेंट लायबिलिटी हो। तो इस केस में कंपनी को जो है फ्यूचर में बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इसके लिए देखेंगे कि कंटीजेंट लायबिलिटी कितनी है। क्या कंपनी ने पास्ट में कोई डिफॉल्ट किया था लोन में, ये भी देखना होगा। एडवर्स ऑडिट ओपिनियन, अगर कंपनी के जो ऑडिटर है उन्होंने एडवर्स ओपिनियन दिया है और कंपनी को लोन मिल रहा है, तो ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये देखना होगा। अब इसके साथ दो सिचुएशंस जो है उसको हम एनालाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स जनरेट की गई लोन लेकर, पहले 100 की थी बाद में 500। बट मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें, क्योंकि फिक्स एसेट ऐसी ली गई है जो प्रोडक्शन में यूज हो रही है, तो दैट मीन्स बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए, या तो इन्वेंट्री बढ़े या फिर सेल बढ़े। बट अगर हम सेल को देखें तो सेल तो सिर्फ 1000 से 1100 हुई है, बट फिक्स एसेट जो है वो 5 टाइम्स बढ़ी है। तो इस केस में कहीं ना कहीं सस्पिशियस है, इसको एनालाइज करने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि बोरिंग से कौन सी एसेट जनरेट हुई है और क्या उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो वो सस्पिशियस है। सिचुएशन टू, अब जैसे ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री, इसके बिहाफ पर वर्किंग कैपिटल लोन लिया जा रहा है। जैसे अगर हम देखें फर्स्ट ईयर में 840 था, उसके बिहाफ पर 300 का लोन मिला। तो दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो 280% से सिक्योर है कि 300 को अगर कभी रिकवर करना हुआ तो 840 का उनके पास ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री है। बट वहीं अगर हम सबसे लास्ट में देखें तो ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री है 900 की, पर वर्किंग कैपिटल लोन बिजनेस पर है 1500। तो इस केस में ये बहुत ही अनहेल्दी साइन है। इसमें ये दिखा रहा है कि सिर्फ 60% सिक्योर्ड है, कि जस्ट इन केस कभी रिकवर करना हुआ तो 60% ही रिकवर किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप एनालाइज करेंगे लिंक करके कि जो ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री है, वर्किंग कैपिटल जो है वो कितना सिक्योर है। तो इस तरीके से आप बोरिंग को एनालाइज कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें है एडवांस रिकवरेबल। अब देखिए कुछ डिपॉजिट जो होते हैं वो मस्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई टैक्स का डिस्प्यूट चल रहा है, तो डिस्प्यूट के केस में पहले से ही कुछ एडवांस डिपॉजिट कराना पड़ता है। अगर डिपॉजिट जो है, जो डिस्प्यूट चल रहा था, वो कंपनी जीत जाती है, वो डिस्प्यूट कंपनी के फेवर में जाता है, तो उस केस में जो एडवांस दिया था वो रिफंडेबल होता है। तो इसलिए इसको एज एन एसेट शो कर सकते हैं बैलेंस शीट में। बट इसको एनालाइज कैसे करें, इसमें ये देखा जाएगा कि जो डिपॉजिट है क्या वो एक्चुअल में रिकवरेबल है या नहीं। अगर नहीं तो उसे एज एन एक्सपेंस शो करें पीएनएल अकाउंट में। कि अगर कोई डिपॉजिट है जो बहुत साल पुराना है, 10 साल 15 साल पुराना है, तो उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसको आप एज एन एक्सपेंस क्रिएट करें। ओब्लिगेशन अगर प्रेजेंट है और आउटफ्लो सर्टेन है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेमेंट है, कंपनी को लग रहा है कि ये जो आपका डिपॉजिट है ये वापस नहीं आएगा, ये एक पर्टिकुलर जो भी ओब्लिगेशन है उससे एडजस्ट हो जाएगा, और आपको टोटल अमाउंट भी पता है कि कितना देना पड़ेगा, तो उस केस में इसको प्रोविजन में कंसिडर करें, इसको आप एज ए एडवांस शो नहीं कर सकते।
इसमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? इसमें देखें कि जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना बड़ा है, कितने सालों से एज एन एडवांस शो कर रहे हैं। दैट मीन्स जो लायबिलिटी है और जो अमाउंट पेड है, जो एडवांस दिया है, वो कितना पुराना है। अगर लेटेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप शो कर सकते हैं। बट अगर एडवांस जो है वो बहुत पुराना है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, तो उस केस में उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करें इंस्टीड ऑफ एडवांस शो करने की जगह। तो आज की इस वीडियो में हमने ट्रेड पेबल, अदर लायबिलिटीज, बोरिंग और एडवांस रिकवरेबल इसको डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।